क्या मेजर्स आपने लिए हैं, और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो 15 रुपए की लगनी थी वो क्यों नहीं लगी और वो कहाँ गई है। तो ये तमाम तर मामलात हैं जिसके तहत वजीर आजम साहब ने कल पेट्रोल सस्ता करने का फैसला किया, और हालांकि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की गुंजाइश रखी गई थी, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो देखिए, डिफॉल्ट से जब मुल्क को बचाया है तो रुपए की कदर, एक जमाना था जब हमें ये हुकूमत मिली है, तब बानी चेयरमैन पीटीआई सब्सिडी दे गए पेट्रोल के ऊपर, इतने पैसे थे नहीं जितनी सब्सिडी दे दी गई। उस पर क्या हुआ? उस पर यह हुआ कि उस सब्सिडी देने के नतीजे में सारी चीजें महंगी हुई अगले 2 माह में, और रुपए की कदर ऐसी थी कि कोई एक्सपोर्टर बाहर कोई चीज भेजता था तो उसको समझ नहीं आती थी कि मैंने एक्सपोर्ट किस कीमत पर करना है। क्या डॉलर का रेट 300 होगा, 320 होगा, 330 होगा, 290 होगा, 305 होगा, और एक्सपोर्टर्स की एलसियां खुलनी बंद हो गई थी। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि रुपया आज मुस्तहकम है और रुपए की कदर में इजाफा हुआ है? क्या वो सूरत हाल बेहतर थी कि जब हम डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े थे और रुपए की कदर जो है मुसलसल गिरती जा रही थी और एक्सपोर्ट्स बंद हो गई थी और एलसियां खुलनी बंद हो गई थी? या ये सूरत हाल बेहतर है कि जब डॉलर की स्मगलिंग को रोका गया है, जखीरा अंदोजी को रोका गया है, रुपए को मुस्तहकम किया गया है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, 28 अरब डॉलर से 31 अरब डॉलर तक आपकी एक्सपोर्ट्स चली गई हैं, 3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है। और देखिए, डॉलर का लिंक जो है वो महंगाई के साथ है। जितना डॉलर के मुकाबले में रुपया गैर मुस्तहकम होगा उतनी महंगाई बढ़ेगी। अब महंगाई में भी कमी वाकई हुई है। हाँ, बिजली का एक इशू है जिस पर हमने तफसीली बात की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आपका जब मैं वीलॉग देखूंगा आप इन सारी बातों पर तफसील के साथ रोशनी डालेंगे और हुकूमत के मुआशी इस्लाहाती एजेंडे के ऊपर जो है वो हकायक को थोड़ा सा बयान करें। वैसे तो ये कंप्लीट नहीं हो गया सब कुछ। अच्छा, जिस तरह की तहफ़्ज़ात एमकेएम के हैं, ऐसे ही जमात इस्लामी के भी हैं, आपके उनके साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। आज उन्होंने मज़ीद 4 सूबों में एहतजाज का ऐलान किया। क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इसका हल एहतजाज नहीं। जी 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 टिक्का साहब, बहुत अरसे से 20-25 साल से आईटीपीज हैं, बल्कि इससे भी पहले अभी तक हमने देखा उस तरह हाईलाइट नहीं किया गया था। अचानक हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी आ गई है, एमसीएम आ गई, पीटीआई समेत हर कोई इस पे बात कर रहा है। किस किस्म का चैलेंज आपको? देखिए, मैं नहीं समझता ये चैलेंज है। हुकूमत जो मुआशी इस्लाहात पे पहले ही काम कर रही है, तो फिर चैलेंज किस बात का? या तो हमारी ख्वाहिश ना हो, या हम उस एजेंडे पे कारबंद ना हो कि हमने बिजली सस्ती करनी है, फिर तो चले मान लिया जाए इस बात को। ऑलरेडी क्योंकि काम हो रहा है। देखिए, एहतजाज इसका हल नहीं है, और जमात इस्लामी के अकाबरीन, उनके ज़ुमा हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, और हम समझते हैं कि उनके साथ हमारा एक इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है। कल भी हमारी टेक्निकल कमेटी उनको मिली, उसमें स्पेशल सेक्रेटरी तवानाई शरीक थे, मेंबर एफबीआर मीर बादशाह साहब शरीक थे, और हमारे अमीर मकाम साहब और डॉक्टर तारिक फजल साहब मौजूद थे। उनसे बातचीत हो रही है। मगर अगर कोई समझता है कि वह धरने से ऐलान करके हम उठ जाएंगे, देखिए ये मुनासिब तरीक़ेकार नहीं है। इसका तरीका यही है कि आप हमारा साथ दें, तजावीज़ दें, बंद कमरे में बैठें, खुले कमरे में बैठें, मीडिया के सामने बैठें, इस पर बातचीत करें। मगर मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि आप एहतजाज खत्म कर दें, क्योंकि देखिए हुकूमत एक काम ऑलरेडी कर रही है, या तो ना कर रहे हो, या हमारी ख्वाहिश ना हो, या एजेंडा ना हो। तो मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि एहतजाज और धरना खत्म करें और हुकूमत जो काम कर रही है उसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दें और आगे चलें इस मामले में। तारिक साहब, ये बताएं, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब माशी इस्लाहत के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको सियासी अदम इस्तेकाम का सामना है। पाकिस्तान में अदालतों से कुछ फैसले आते हैं, उनके तोड़ के लिए कानून साजी की तैयारी हो रही है। एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, उसका आप बंदोबस्त नहीं कर पा रहे 1.5-2 साल से, अदालतों में मामला लटके हुए हैं, तो फिर आप कैसे इस्तेकाम लाएंगे? आपकी माशी इस्लाहत को तो फिर फ़ायदा कोई नहीं होना। देखिए, वो एक इस्लामाबाद की फुटेज है। वो एक बच्चा है, वो कहता है हमें पुलिस डंडे मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। तो बात यह है कि अदालती फैसला जो है, जो वक्त को वापस मोड़ा गया और जिस तरीके से एक रिलीफ दिया गया बिन मांगे, उस पर तासुर एक यही कायम हुआ कि जी ना इसदा की गई थी, ना दरख्वास्त डाली गई थी, ना वो पार्टी अदालत के सामने मौजूद थी। हमने क्या किया? हमने सिर्फ ये किया है कि ऑलरेडी एक रूल एग्जिस्ट करता था रूल ऑफ प्रोसीजर्स के अंदर, और आइन भी बड़ा क्लियर है कि जी आपने 3 दिन के अंदर एक सियासी पार्टी ज्वाइन करनी है और वो हतमी होगा, अदरवाइज 63A अप्लाई करता है। और ये शिक इसलिए आई थी कि ये ना हो कि कोई भी आज़ाद उम्मीदवार जब बजट की बारी आए तो कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, जब एहतजाज की बारी आए दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, जब कुछ लेजिस्लेशन आए तीसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, फाइनेंस बिल आए चौथी पार्टी ज्वाइन कर ले। ये एक ऑलरेडी प्रोविजन मौजूद थी, हमने उसको कंसोलिडेट किया है, उसको मजीद स्ट्रेंथन करके कानून का हिस्सा बनाया है। रूल्स में वो ऑलरेडी था, आइन भी क्लियर है पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई चैलेंज नहीं है।
और ये अभी कमेटी में इस पर डिस्कशन होगी और ये कानून का जब हिस्सा बनेगा तो सबके सामने आ जाएगा। मगर हम ये समझते हैं कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा जो कभी कहता था कि मैं मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा, घर का खाना बंद कर दूंगा, दवाई नहीं जाने दूंगा, बाप को बेटी के सामने जो है वो गिरफ्तार करूंगा, बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार करूंगा, किसी की बहन को अस्पताल से गिरफ्तार कर लूंगा, तो अब वो कह रहा है कि मैं पहले कहता था मैं छोड़ूंगा नहीं, अब वो कहता है मुझसे बात करो, प्लीज़ मुझसे बात करो। जो मुझसे बात करो वाला एजेंडा है, मैं समझता हूँ ये भी एक साजिशी जहन की इस तरह है और ये गालम गलोच की सियासत, नफरत की सियासत, एक जहन साजी करना, 9 मई के हमले करना, कौमी सलामती इदारों को डिग्रेड करना, ये उनके मंशूर का हिस्सा है, ये रच बस गया है उनके अंदर और वो इससे नहीं हट सकते। तो ये जो मुझसे बात करो का मामला है, ये साजिश का अगला शाखसाना है और इस पर किसी को यकीन नहीं है। बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर साहब एक और सवाल ले लें, किसी खातून से ले लें, ये बड़ी जेंडर डिस्पैरिटी होती है, सारे मर्द साथ सवाल करते हैं, आपने कोई सवाल करना है आप करें, आप करें, मैंने इसलिए मौका दिया ना ये। अच्छा कर लिया। 20 रुपए दूध सस्ता।